रोशनी ना देखी होती। सीनियर के साथ रहने के बाद मेरे एक एक करके सारे कपड़े गायब होने लगे। मेरे आसपास की सारी लड़कियां अचानक गायब हो गईं। तब जाकर मुझे समझ आया कि ये वाइट मूनलाइट सीनियर जितनी मासूम दिखती हैं उतनी है नहीं। संडे की दोपहर दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए बीत गई। मैं बुरी तरह थक चुका था। डेपेंग ने मेरी जांग पर हाथ मारा और हंसते हुए बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी ढेर हो गया? घर पे स्कूल ब्यूटी बीवी ने सारा दम निकाल दिया क्या? मैंने अपनी कमर सहलाई और एक झूठी मुस्कान दी, पर दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। सबको लगता है मेरी बीवी बहुत पाक साफ, खूबसूरत और मासूम है। उनके ख्याल से तो मेरी हर रात रंगीन होती होगी, जैसे कोई राजा अपनी रानी के साथ हो। पर सच सिर्फ मैं जानता हूं। सूया सीनियर के साथ महीने में सिर्फ 2-3 बार ही वो होता है, और वो भी बिल्कुल फिक्स टाइम, फिक्स जगह और फिक्स तरीके से, जैसे कोई सरकारी ड्यूटी हो। जब भी मैं दोबारा कोशिश करता, वो चादर को अपने चेहरे तक खींच लेती। हस्बैंड, अच्छे बच्चे बनो, जिद नहीं करते। मैं हार नहीं मानना चाहता था। आखिर सीनियर से मेरा मन कहाँ भरता है? पर वो चादर को इतनी कस के पकड़ लेती और अपनी उन पानी जैसी आंखों से मुझे देखती, जैसे कोई डरा हुआ हिरण हो। अधूरा मैं रह जाता था, पर देखने में ऐसा लगता जैसे मैं उन पर जुल्म कर रहा हूं। उनका वो मासूम चेहरा देखकर मेरा मन और मचल जाता, पर किसी की मर्जी के खिलाफ जाना मेरे बस की बात नहीं। मैं बस करवट बदलकर छत को घूरता रहता, दिमाग बिल्कुल खाली। मैं अंधेरा बर्दाश्त कर सकता था, अगर मैंने सूरज को ना देखा होता। रोशनी ने मेरी वीरान जिंदगी को एक नई किस्म की वीरानी में बदल दिया। अचैन, हमने आज रात बाहर जाने का प्लान बनाया है, तू चलेगा क्या? डेपेंग ने इतना कहा ही था कि फौरन अपने मुंह पर एक हल्का सा थप्पड़ जड़ दिया। ओह, मैं तो भूल ही गया था। सुया भाभी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। इतना सुनते ही बाकी सब मुझे ऐसी नजरों से देखने लगे जैसे मैं कोई खुश नसीब शहजादा हूं। सच में अचैन भाई, आपकी किस्मत को सलाम है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की आपकी बीवी है। हमें कब मिलेगी ऐसी लाइफ? अबे तू सपने देखना छोड़ दे। क्या तूने पिछले जन्म में पूरी गैलेक्सी बचाई थी जो तुझे ऐसी बीवी मिलेगी? सही बात है भाई। हम तो बस इतना चाहते हैं कि घर जाएं और बीवी बच्चे मिल जाएं, उसी में खुश हैं। पर भाई, अचेन से अपनी बीवी की तुलना करना ऐसा ही है जैसे अपनी जेब की तुलना अंबानी की तिजोरी से करना। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि हम सब इस दुनिया के मामूली किरदार हैं। असली हीरो तो अचेन भाई है। दुनिया को क्या पता कि हर किसी का दुख अलग होता है। मैंने बस एक ठंडी आह भरी और चुपचाप घर की तरफ चल दिया। जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला, एक भीनी भीनी खुशबू मेरी तरफ दौड़ी। ये किसी महंगे परफ्यूम की महक नहीं थी। ये सुया सीनियर की अपनी खास जिस्मानी खुशबू थी, जो रूह तक उतर जाती है। हस्बैंड, आप आ गए। सुया दौड़कर मेरे सीने से लग गई। उनका वो कोमल सा सिर मेरी छाती पर रगड़ रहा था। मेरा मन मचलने लगा, लेकिन मैं अभी बास्केटबॉल खेल कर आया था, पसीने से लथपथ। मैंने उन्हें धीरे से पीछे हटाया और कहा, अरे अभी तो खेल कर आ रहा हूं। पसीना, गंदगी और वो पागल कर देने वाली मोहब्बत। अरे अभी तो खेल कर आ रहा हूं, पूरे बदन पर पसीना है, तुम गंदी हो जाओगी। मैंने उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ी, चेहरे पर एक बनावटी नफरत थी। उफ, कितनी खट्टी महक आ रही है। अपने ये गंदे कपड़े उतारो, मैं धो देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं थोड़ी देर में खुद वॉशिंग मशीन में डाल दूंगा। मुझे सफाई पसंद है अचन, तुम जाओ जल्दी से नहा लो, ये कपड़े बस मुझे दे दो। सूया सीनियर ने लगभग जबरदस्ती मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए और मुझे बाथरूम की तरफ धकेल दिया। रात के खाने की मेज पर मेरी पसंद की हर चीज थी। खट्टा मीठा मांस, टमाटर और अंडे का सूप, मसालेदार घोंगे। हालांकि ये वही पुरानी 3 चीजें थीं, लेकिन इनका स्वाद कभी पुराना नहीं होता। बिल्कुल सूया सीनियर की तरह। उतना ही नशा चढ़ता है। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी चॉपस्टिक मेरे होठों पर रख दी। नशा अच्छा है, पर ज्यादा नहीं करना चाहिए। थोड़ा कम खाओ, अब तुम्हें वजन घटाने की जरूरत है। पता नहीं वो खाने की बात कर रही थीं या खुद की, शायद दोनों की। खैर, मुझे लगा कि शायद उनके जैसे ऊंचे खानदान की लड़कियां इतनी ही शर्मीली और मर्यादा वाली होती हैं। मुझे तो वो मिल गया था जिसे दुनिया परफेक्ट बीवी कहती है। फिर मैं और क्या मांगता? लेकिन काश मुझे पता होता कि उस परफेक्ट मुस्कान के पीछे क्या छिपा है। उस वक्त की सबसे खूबसूरत कैंपस क्वीन को पाने के लिए जो लाइन लगी थी, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो कॉलेज के गेट से लेकर पेरिस तक लंबी हो सकती थी। चारों तरफ पेड़ों की छांव थी और झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। मैंने अचानक पूछा, सीनियर, आखिर आपने मुझे ही क्यों चुना? उन्होंने मेरी नाक को हल्के से खिंचा, जैसे किसी छोटे बच्चे को पुचकार रही हो। ये सवाल तुम कितनी बार पूछोगे? क्या मैंने पहले नहीं बताया था? क्योंकि तुम सबसे ज्यादा वफादार हो। मेरे पास कभी कोई और लड़की टिकी नहीं पाई। पर क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? सीनियर हमेशा कहती है कि मेरे पास कभी कोई फालतू लड़कियां या दोस्त नहीं रहे। मुझे लगता है वो झूठ बोल रही हैं, पर मेरे पास उन्हें गलत साबित करने का कोई रास्ता नहीं था। काश वो ये कह देती कि मैं घोंगे अच्छे बनाता हूं, वो शायद ज्यादा सच लगता। लेकिन एक बात तो सच है, मैं अपनी मोहब्बत में बहुत पक्का हूं। वैसे तो मैं दिखने में काफी हैंडसम हूं, पर लड़कियों के मामले में मेरी किस्मत हमेशा खराब रही। बचपन से लेकर अब तक जो भी लड़की मेरे करीब आने की कोशिश करती, वो अचानक बिना किसी वजह के मुझसे झगड़कर दूर हो जाती। सिर्फ सूया सीनियर ही ऐसी थीं जो शुरू से आखिर तक मेरे साथ रहीं। रात का वक्त। सीनियर हाथ में किताब लिए बेड पर बैठी पढ़ रही थी, और मैं एक कोने में अपना गेम खेल रहा था। अचानक उन्होंने किताब रखी और साइड लैंप, टेबल लैंप को 2 बार जलाया बुझाया। ये हमारा इशारा था।
मैंने एक पल की भी देरी नहीं की, फोन एक तरफ फेंका और सीधा उनके पास पहुंच गया। गेम कितना भी मजेदार क्यों ना हो, क्या वो सीनियर से बढ़कर हो सकता है? तुम लोग अपना 3D गेम खेलते रहो, मैं तो अपनी असली दुनिया में जा रहा हूं। एक जबरदस्त मुकाबले के बाद जब मैं जोश में था और अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला था, तभी सीनियर ने अचानक छत की तरफ देखा और बिल्कुल बेजान सी हो गई। उन्होंने फौरन खुद को चादर में लपेट लिया और लाइट बंद करके सोने की जिद करने लगी। उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का एक भी मौका नहीं दिया। पर मैं आज हार मानने वाला नहीं था। मैं उनके ऊपर झुक गया। आज तो चाहे जो हो जाए, अंधेरे में भी मैं इस काम को पूरा करके ही रहूंगा। तुम तो बिल्कुल जंगली कुत्ते की तरह हो, कभी पेट नहीं भरता क्या? वुफ वुफ। उन्होंने प्यार से मेरी तरफ देखा। हाँ, मैं कुत्ता ही हूँ। मैंने परवाह नहीं की और उन्हें चूमने की कोशिश की। उन्होंने अपना चेहरा थोड़ा घुमाया, अपने हाथ से एक रबर बैंड निकाला, उसे दांतों में दबाया और अपने बाल बांधने लगी। अगर बहुत ज्यादा बेचैनी है, तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मैं एक पल के लिए सुन्न हो गया, जैसे किसी ने चलती हुई गाड़ी का टायर पंचर कर दिया हो। सीनियर को यह क्यों समझ नहीं आता कि मुझे अकेले मजा नहीं चाहिए। मुझे तो उनके साथ वो पहाड़ की चोटी फतह करनी थी, जहां हम दोनों एक साथ उस खुशी को महसूस कर सकें। आधी रात को जब नींद नहीं आई तो मैं बाथरूम गया। वहां जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी बास्केटबॉल वाली जर्सी और वो गायब। बॉक्सर्स जिन्हें सीनियर ने धोने के लिए लिया था, वो सिंक के नीचे वाले कैबिनेट में ठूसे हुए थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पसीने की वो तीखी और खट्टी महक मेरे चेहरे पर लगी। दोपहर भर खेलने के बाद वो कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और इतनी देर बंद जगह में रहने की वजह से उनकी महक और भी तेज हो गई थी। मैं सोच में पड़ गया। सीनियर ने तो कहा था कि वो इन्हें धो देंगी, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर वो भूल भी गई थी तो इन्हें लॉन्ड्री बास्केट में होना चाहिए था। कैबिनेट के अंदर छिपा कर क्यों रखा? मेरा दिमाग चकरा रहा था। पर फिर मैंने सोचा, सीनियर को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होता है, घर का सारा काम वो अकेले संभालती हैं। इतनी भागदौड़ में इंसान भूल ही जाता है, ये तो नॉर्मल है। यही सोचते ही मैंने खुद के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। लानत है मुझ पर। सीनियर इस घर के लिए इतना कुछ करती हैं और मैं आधी रात को उन घटिया चीजों के बारे में सोच रहा हूं। मैं उन पर शक कर रहा हूं। मैं सच में इंसान कहलाने के लायक नहीं। कल मुझे सीनियर से तसल्ली से बात करनी होगी। घर के लिए एक नौकरानी रखनी ही पड़ेगी। अगली सुबह मैंने बड़े गंभीर होकर सूया सीनियर के सामने ये बात रखी। वो उस वक्त नाश्ते के लिए दलिया परोस रही थी। मेरी बात सुनते ही उनका हाथ एक पल के लिए ठिठक गया। हमेशा शांत रहने वाली सीनियर अचानक हकलाने लगी। वो वो कपड़े, असल में उस दिन कढ़ाई में सब्जी थी और मैं मैं भूल गई थी। उनकी ये घबराहट देखकर मुझे हंसी आ गई। अरे भूल गई तो क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें मारूंगा? मैंने बड़े प्यार से उनकी नाक खींची और उनके कान के पास जाकर फुसफुसाया। तुम्हें तो पता है, मैं तुम्हें सिर्फ बेड पर सजा देता हूं, वैसे तो तुम मेरी जान हो। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। फिर वो बड़ी बेचैनी से मेरी तरफ देखने लगी। तुमने सुबह सुबह इतनी बड़ी बात सिर्फ इस कपड़े वाले किस्से के लिए की? बिल्कुल नहीं। मैंने उनका हाथ थाम लिया। मेरी आवाज में उनके लिए फिक्र थी। सीनियर, हमारी शादी को इतने साल हो गए। आप बहुत मेहनत करती हैं, अपना करियर संभालना, फिर घर का सारा काम। और मैं अक्सर ऑफिस के काम में बिजी रहता हूं, आपकी मदद नहीं कर पाता। इसलिए मैंने फैसला किया है, हम घर के लिए एक नौकरानी रखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी आवाज अचानक इतनी ऊंची हो गई जैसे किसी ने बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया हो। उनका पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया था। कोई नौकरानी नहीं आएगी, कभी नहीं। मैं सन्न रह गया। आखिर क्यों? मैंने जब नौकरानी वाली बात दैपेन को बताई तो जलन के मारे उसके दांत किटकिटाने लगे। यार, सूया जैसी बीवी तुझे मिली कैसे? तूने पिछले जन्म में पक्का कोई पुण्य किया होगा। छोड़ ना यार। मैंने बात परखते हुए पूछा। कल रात बार में कैसा रहा? वो एकदम जोश में आ गया और उसने अपना फोन निकाल लिया। स्क्रीन पर सेक्सी लड़कियों की तस्वीरों की बाढ़ आ गई। नर्स, मेड, रैबिट गर्ल, ब्लैक स्टॉकिंग्स, सब कुछ था। मैंने एक एक करके सारी तस्वीरें देखी, पर दिल में कोई हलचल नहीं हुई। सच तो यह है कि ये लड़कियां कितनी भी कोशिश कर लें, मेरा ध्यान नहीं भटका सकती। शायद इसलिए क्योंकि मेरा टेस्ट सीनियर ने इतना ऊंचा कर दिया है। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था। कैसी लगेंगी सोया सीनियर अगर वो ब्लैक स्टॉकिंग्स पहने? मेरी याददाश्त में उन्होंने कभी ऐसी कोई चीज नहीं पहनी। मैं अपने दिमाग में भी वैसी तस्वीर नहीं बना पा रहा था। सीनियर हमेशा इतनी साफ सुथरी और पवित्र लगती हैं कि उन्हें देखते ही दिल में उन्हें बचाने का ख्याल आता है, और फिर उन्हें सताने का भी। मैं सोच ही नहीं सकता था कि वो किसी मर्द को लुभाने के लिए ऐसी कोई हरकत करेंगी। दुनिया की नज़रों में जन्नत और मेरी अपनी एक अलग ही उलझन। तस्वीरें देखते देखते डेपेंग की नज़र मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पर पड़ी। ये तस्वीर मैंने यूनिवर्सिटी के दिनों में खींची थी। सुया सीनियर सफ़ेद लिबास में मंद मंद मुस्कुराते हुए झील के किनारे खड़ी थी। हल्की हवा उनके बालों और दुपट्टे से खेल रही थी। डेपेंग के हाथ वहीं रुक गए। अचानक उसे अपने फ़ोन की वो सारी हॉट लड़कियां फीकी लगने लगीं। ये सब तो बस दिखावा है चीन। ये चाहे कितने भी अवतार बदल लें, तुम्हारी सूया के उस सादगी भरे रूप के आगे सब बेकार है। बोलते बोलते उसे इतना गुस्सा आया कि उसने मेरा गला पकड़ लिया। साले अचीन, तू सच में मरने लायक है। इतनी किस्मत कहां से लाया? अरे छोड़ भाई, मजाक मत कर। मैंने उसका हाथ हटाया। तुझे क्या पता, मेरी अपनी भी कुछ परेशानियां हैं। उसने और जोर से मेरा गला दबाया। तेरी परेशानियां? तुझे तो परेशान होने का हक भी नहीं है। तू उस जन्नत में रह रहा है जिसके लिए लोग तरसते हैं, और तू इसे बोझ समझ रहा है। तू सच में कुत्ता है।
खैर, सीनियर ने नौकरानी रखने से मना कर दिया था, तो मुझे ही थोड़ा फुर्तीला बनना पड़ा। ऑफिस से घर आते ही मैं काम में जुट गया। पोछा लगाना, मेज साफ करना, सब्जियां धोना। सीनियर ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। आज तो मेरा हस्बैंड बड़ा प्यारा बन रहा है। जाओ, रात को तुम्हें एक बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। ये सुनते ही मेरा जोश दुगना हो गया। मैंने और भी मेहनत से काम खत्म किया। रात होते ही सीनियर ने मुझे बाथरूम की तरफ धकेला। मीठा जहर और वो अनसुना सवाल, अरे तुम भी साथ चलो ना, तुम मुझे नहला दो। मैंने मजाक में उन्हें भी बाथरूम में खींच लिया। नहाने के बाद सीनियर ने मुझे बेड पर लेटने को कहा। वो मेरी कमर पर बैठ गईं और बड़े सलीके से मसाज करने लगी। उनके वो ठंडे और मखमली हाथ मेरी रीढ़ की हड्डी स्पाइन पर धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहे थे। जहां भी दर्द होता वो वहां थोड़ा और दबाव डालती। प्रेशर बिल्कुल परफेक्ट था। मैं तकिए पर सिर रखे सामने फोन पर गेम खेल रहा था। पास में ही सीनियर की बनाई हुई गर्मा गर्म चमेली की चाय रखी थी, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में महक रही थी। सच में ये जन्नत जैसा एहसास था। मसाज करते करते अचानक सीनियर ने पूछा, हस्बैंड, क्या तुम्हें स्टॉकिंग्स पसंद है? मैं एक पल के लिए सुन्न हो गया। मेरा पहला ख्याल यही आया, सीनियर, क्या आपने मेरा फोन चेक किया है? क्योंकि दोपहर में डैपेंग में जो तस्वीरें भेजी थीं, उनमें हर लड़की अलग अलग तरह की स्टॉकिंग्स में थी। उनका हाथ एक पल के लिए रुका। नहीं तो, तुम्हें पता है, मैं कभी तुम्हारा फोन नहीं छूती। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी कि तुम्हें पसंद है या नहीं। मेरे फोन का पासवर्ड हमेशा से सीनियर का जन्मदिन ही रहा है। वो जब चाहे देख सकती हैं, पर उन्होंने कभी शक नहीं किया। मैंने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक ठाक हैं, पर तुम्हें मेरे लिए अपना स्टाइल बदलने की जरूरत नहीं है। ओह। उन्होंने बस इतना ही कहा और फौरन बात बदल दी। हस्बैंड, मोहब्बत का चक्रव्यूह और वो थका देने वाला इनाम। यहां दर्द हो रहा है क्या? ज्यादा जोर तो नहीं लग रहा? उनकी सांसें मेरी गर्दन के पीछे महसूस हो रही थी, जिससे एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। मैंने बस धीरे से कहा, नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैंने सोचा था कि जैसे ही मसाज खत्म होगी, मैं एक शिकारी की तरह उन पर टूट पड़ूंगा। आखिर उन्होंने मुझे इनाम देने का वादा किया था, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं उन्हें उसका बदला दूं। पर शायद शायद मसाज इतनी आरामदायक थी, या वो चाय इतनी गर्म थी, या फिर गेम खेलते खेलते मैं कुछ ज्यादा ही खो गया था। जो भी हो, मसाज करते करते मेरी पलकें भारी होने लगीं। पता ही नहीं चला कब फोन हाथ से छूट गया और मैं गहरी नींद में सो गया। जब अगली सुबह आंख खुली, तो सूरज की किरणें खिड़की के पर्दे चीरकर कमरे में आ रही थी। मैं अब भी बेड पर पेट के बल लेटा हुआ था, पर मेरा पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तोड़ दिया हो। पूरी रात सोने के बाद भी मुझे पहले से ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। मैंने कराहते हुए उठने की कोशिश की और अपनी कमर सहलाई। क्या सीनियर के हाथों में इतनी ज्यादा ताकत थी? ये थकान कैसी है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि घर का काम करना इतना थका देने वाला हो सकता है। और जब भी मैं थकता, मुझे सीनियर पर तरस आता। जब उन पर तरस आता तो मैं और ज्यादा काम करने की कोशिश करता। और जब मैं ज्यादा काम करता तो सीनियर मुझे इनाम देती। जितना ज्यादा इनाम मिलता, मैं उतना ही थकता जाता। और जितना थकता, मेरा दिल उनके लिए उतना ही और तड़पता। लीजिए, मेरा लॉजिक एक ऐसे चक्कर में फंस गया था जिसका कोई अंत नहीं था। वीकेंड पर मैंने फिर से डेपेंग के साथ बास्केटबॉल खेलने का प्लान बनाया, पर सिर्फ 2 घंटे और मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं मैदान के किनारे बैठकर पागलों की तरह पानी पीने लगा। डेपेंग मेरे पास आया, उसके चेहरे पर वही कमीनी मुस्कान थी। अचन, तेरी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या आजकल भाभी को कुछ ज्यादा ही वक्त दे रहा है? जवान है इसका मतलब ये नहीं कि खुद को खत्म कर ले। थोड़ा कंट्रोल कर। अबे चुप कर। मैं आजकल घर के काम ज्यादा कर रहा हूं। तुझे क्या पता घर के काम कितने थका देने वाले होते हैं? तेरी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तुझे अंदाजा नहीं है। मैंने अपना पसीना पोंछा। सच तो ये था, काम शुरू करने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना थका देने वाला होगा। अब तो हर दिन ऐसा लगता है जैसे जान निकल गई हो। मान ले भाई, तू अंदर से कमजोर हो गया है। डेपेंग ने मेरा कंधा थपथपाया। मैंने उसकी फालतू बातों पर ध्यान नहीं दिया। सच तो यह था कि सीनियर और मेरे बीच हाल फिलहाल में सिर्फ एक बार वो हुआ था, और वो भी बहुत जल्दी खत्म हो गया। फिर मैं कमजोर कैसे हो सकता हूं? पर एक बात तो थी, मेरा वो पुराना दोस्त जो हर सुबह मुझसे मिलने आता था, वो अब हफ्तों से लापता था। घर वापसी। मैच के बाद मैं घर पहुंचा। सीनियर ने खाना तैयार कर रखा था। मैं बैठते ही भूखों की तरह खाने लगा। जब मैं मजे से घोंगे खा रहा था, तभी उन्होंने अचानक एक सवाल किया, आज तुम मैदान पर ज्यादा देर नहीं टिके ना? मैं सन्न रह गया। क्या क्या तुम मैच देखने आई थी? नहीं तो, उन्होंने शांति से जवाब दिया। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने बड़े आराम से सब्जी का एक निवाला उठाया और कहा, अरे बस तुम्हारे कपड़े धोते वक्त मैंने गौर किया था, वो ज्यादा गीले नहीं थे। मैं दंग रह गया। मुझे नहीं पता था कि सूया सीनियर इन छोटी छोटी बातों पर भी इतना ध्यान देती हैं। आज आज हाथ जम नहीं रहा था, इसलिए ज्यादा नहीं खेला। ओह। उन्होंने बस इतना ही कहा और खामोशी से अपना निवाला उठाने लगी। खाने के बाद हमेशा की तरह मैंने ही मेज साफ की और बर्तन धोए। उन्होंने मना किया, पर मेरी जिद के आगे उनकी एक ना चली। लेकिन आज एक अजीब बात हुई। सीनियर ने मुझे कोई इनाम नहीं दिया, ना वो चाय, ना वो मसाज। बस उन्होंने एक गिलास गर्म दूध मेरे बिस्तर के पास रख दिया। इसे पी लो और जल्दी सो जाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक गिलास गर्म दूध में इतना जादू होगा।
अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो न कमर में दर्द था, न बदन में कोई टूटन। मैं बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहा था। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चला और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा पूरा शरीर अंदर से बदल गया हो। मेरी खोई हुई ताकत वापस आ रही थी। मैंने एक दिन मुस्कुराते हुए सीनियर से पूछ ही लिया, सीनियर, इस दूध में आप क्या मिलाती हैं? वो उस वक्त कपड़े तय कर रही थी। उन्होंने सिर भी नहीं उठाया और बस इतना कहा, अरे कुछ नहीं मिलाती, बस शुद्ध दूध है। उन्होंने बिना देखे जवाब दिया। मैंने मजाक में कहा, पर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक गिलास से दिमाग खुल जाता है, दो से थकान मिट जाती है और तीन पी लूं तो शायद अमर ही हो जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ये रोज पिलाया करूंगी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मैंने सिर हिलाया। दूध पीना अच्छी बात है, और हाँ, वो चमेली वाली चाय अब मत बनाना, उसे पीकर मुझे बहुत नींद आती है। नवां हिस्सा। दोपहर में एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। आधे रास्ते पहुंचने के बाद याद आया कि पेन ड्राइव घर पर ही रह गई है। इस वक्त सीनियर यूनिवर्सिटी में क्लास ले रही होंगी, इसलिए मुझे खुद ही वापस जाना पड़ा। जैसे ही मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला, मेरे कदम वहीं जम गए। मेरी बास्केटबॉल जर्सी और वो गायब बॉक्सर्स बेड के बगल वाली मेज साइड टेबल पर रखे थे। उन पर पानी के कुछ गीले निशान थे। छूने पर वो थोड़े नम महसूस हो रहे थे। मैंने करीब जाकर उन्हें सूंघा। उनमें से वॉशिंग पाउडर की तेज महक आ रही थी। मैंने उन्हें उठाया और वॉशिंग मशीन में डाल दिया। उफ, सीनियर आजकल कितनी भुलक्कड़ होती जा रही हैं। उन पर सर्फ तो डाल दिया, पर मशीन में घुमाना ही भूल गई। ऑफिस का नया मोड़। कंपनी ने हाल ही में डैपेंग के अंडर एक इंटर्न लड़की को रखा था, पर वो उसे ट्रेनिंग नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने उस बेचारी लड़की को मेरे पास भेज दिया। मैं भी किसी को सिखाना नहीं चाहता था, पर वो लड़की बहुत मेहनती और समझदार थी। वो हर काम फुर्ती से करती थी। मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसे यहाँ वहाँ फुटबॉल की तरह उछाला जाए, इसलिए मैंने उसे अपने साथ रख लिया। वो लड़की काम में बहुत अच्छी थी, तो मैंने उसे अपनी टीम में रख लिया। काम के अलावा मैं उसे किंग ऑफ ग्लोरी खेलना भी सिखाता था। मैं आर्चर बनता और वो मेरी सपोर्ट। हम एक बहुत बड़ी फाइट कर रहे थे। तभी अचानक सूया सीनियर का फोन आया। मैंने गेम खेलते खेलते ही फोन उठा लिया। हेलो, तुम अभी घर आए थे क्या? उनकी आवाज़ थोड़ी दूर से आ रही थी। मेरा पूरा ध्यान गेम पर था, इसलिए मैंने ठीक से सुना नहीं। तभी उस लड़की ने दुश्मन के मेन प्लेयर को जाल में फंसा लिया। जल्दी जल्दी आर्चर, हमला करो, ऊपर आओ, वो चिल्लाई। मैं जोश में आ गया। आया आया, अभी दिखाता हूं। मेरे जबरदस्त अटैक ने दुश्मन की पूरी टीम को खत्म कर दिया। जैसे ही उनका बेस फटा, मुझे एहसास हुआ कि सीनियर ने न जाने कब फोन काट दिया है। मैंने वापस मिलाया। अरे, अभी क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं। वो एक पल के लिए रुकी। तुम अपना काम कर लो, रखती हूं। मैंने फोन को घूरते हुए सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। पर मैं ऑफिस में था, मुझे समझ नहीं आया कि गलती कहां हुई। शाम को घर पहुंचा तो माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। सीनियर वैसी ही थी, वही प्यार, वही स्वादिष्ट खाना, वही मीठी आवाज। मैंने फिर पूछा कि दोपहर में क्या बात थी, तो उन्होंने बस सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। उस रात मैंने हमेशा की तरह वो गर्म दूध पिया और मुझे ऐसी नींद आई कि मैं गिरते ही सो गया। मैंने एक बहुत बहुत लंबा सपना देखा। सपने में मैं और सूया सीनियर एक दूसरे में खोए हुए थे। घर के हर कोने में, सोफे पर, किचन में, खिड़की के पास, बाथरूम में। वो सब कुछ जो मैं असल में करना चाहता था, उस रात मैंने जी भर कर किया। अगले दिन मैं हमेशा की तरह ऑफिस गया, पर वो इंटर्न लड़की नहीं आई थी। मैंने एचआर से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने नौकरी छोड़ दी है। उसने इस्तीफा देने के लिए ऑफिस आने तक की जहमत नहीं उठाई, बस एक मैसेज भेजा कि वो अब नहीं आएगी। डेपेंग मेरे पास आया। उसकी नजरों में एक अजीब सा शक था। अचैन, तूने उस बेचारी लड़की के साथ ऐसा क्या कर दिया? अबे जा, तूने खुद उसे नहीं सिखाया और मेरे मत्थे मर दिया, और अब मुझसे ही पूछ रहा है। मैंने उसे झिड़क दिया। पर यह वाकई अजीब था। पिछले कुछ दिनों में वो लड़की काफी शांत और समझदार लग रही थी। वो ऐसी नहीं थी कि बिना बताए चली जाए। मैंने उसे मैसेज किया और पूछा कि क्या हुआ है, पर उसका जवाब ऐसा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने कहा कि वो ये शहर छोड़कर जा चुकी है और अब मैं उससे कभी संपर्क ना करूं। मैंने और पूछने की कोशिश की, पर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। व्हाट्सएप, फोन कॉल्स, सब कुछ बंद। गेम फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, सब कुछ ब्लैक हो गया। ये बिल्कुल नामुमकिन था। डेपेंग मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने कोई कत्ल कर दिया हो। अचन, तू सच बता, क्या तूने भाभी को धोखा दिया है? अरे खाक धोखा दिया है। तुझे पता है मैं सूया सीनियर के लिए कितना वफादार हूं। तो फिर उस लड़की ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? डेपेंग ने बाल खुजलाते हुए पूछा। मुझे क्या पता, मैंने बस उसके साथ कुछ गेम खेले थे। डेपेंग की आंखें सिकुड़ गईं। ओह, तो तूने उसे अपनी सपोर्ट बनाया था? अबे चुप कर, तुझे पता है मुझे सॉफ्ट चीजें पसंद नहीं है। उसने तो बस मेरी मदद की थी। डेपेंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और बड़े रहस्यमय अंदाज में बोला, चल, आज तुझे एक उस्ताद से मिलवाता हूं, वही इस पहेली को सुलझा पाएगी। शाम का वक्त। ऑफिस के बाद डेपेंग मुझे एक बेहद अजीब और डरावनी सी कॉफी शॉप में ले गया। हमारे सामने एक लड़की बैठी थी। नीले रंग की दो चोटियां, आंखों में गहरा गॉथिक मेकअप और बड़े मजे से लॉलीपॉप चूस रही थी। मैंने डेपेंग की तरफ देखा। अबे तूने कहा था हम केस सुलझाने आए हैं, इस वक्त भी तुझे लड़कियां पटानी है? डेपेंग ने अपनी आवाज धीमी की। अबे लड़की नहीं है ये इस शहर की सबसे बड़ी हैकर है। तभी उस नीले बालों वाली लड़की ने सर उठाया और बड़े इत्मीनान से कहा, नमस्ते। नमस्ते, मैं कोको हूं। मैंने उसकी नीली चोटियों और उस गॉथिक मेकअप को देखा। क्या आजकल के हैकर इतने स्टाइलिश होते हैं? कोको ने कॉफी का एक घूंट भरा और मेरी तरफ देखते हुए कहा,
भाई सच तो ये है कि तुम खुद ही सब कुछ कबूल कर लो। तुम्हें हैकर की ज़रूरत नहीं है। क्या? मैं सन्न रह गया। तुम्हारी ये जो हालत है ना, पक्का तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसे भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। कोको ने कप नीचे रखा। डेपेंग ने अपने हाथ खड़े कर दिए। देख भाई, अब तो हैकर भी तुझ पर यकीन नहीं कर रही, अब तो मान जा। मैं चिढ़ गया। कोको जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। अपना फ़ोन दो। कोको ने सपाट आवाज़ में कहा। अरे केस सुलझाना है ना, तो मेरा फ़ोन क्यों चेक करना? कोको और डेपेंग ने एक साथ मेरी तरफ देखा और बोले, क्योंकि इस केस के सबसे बड़े संदिग्ध तुम खुद हो। मैंने गुस्से में फ़ोन मेज़ पर पटका। लो, चेक कर लो, पर याद रखना, तुम दोनों को मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कोको ने कुछ प्रोफेशनल कोडिंग की और अचानक उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके मुंह में जो लॉलीपॉप था वो करक करके टूट गया। पास बैठा डेपेंग बेचैनी से अपनी गर्दन खुजलाने लगा। कोको, क्या हुआ? जल्दी बोलना। क्या तुझे मेरे भाई के खिलाफ कोई पक्का सबूत मिला? मुझे तो अब शक होने लगा था कि कहीं ये सब डेपेंग की कोई चाल तो नहीं। कोको होश में आई और धीरे से बोली, नहीं, अचेन भाई की जिंदगी बिल्कुल साफ है, सिवाय इसके कि वो अक्सर कुछ पढ़ाई लिखाई वाली वेबसाइट्स देखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। तुझे बड़ी निराशा हो रही है क्या? मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। अरे भाई, गलत समझ रहा है। तुझे तो पता है, मैं इस दुनिया में तेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं। तभी कोको के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई। भाई, तुम्हारा फोन टैप किया गया है, इसमें जीपीएस ट्रैकर लगा है। तुम जहां जाते हो, जिससे मिलते हो, जो भी बात करते हो, वो सब कोई दूसरा इंसान साफ साफ सुन रहा है। क्या? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या कोई बिजनेस जासूस मेरे पीछे पड़ा है? मैंने और कोको ने एक साथ डेपेंग की तरफ देखा। अबे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? डेपेंग चिल्लाया। अगर मैं जासूसी कर रहा होता तो क्या मैं खुद तुम्हें हैकर के पास लाता? ये तो लॉजिक के ही खिलाफ है। कोको ने एक नई लॉलीपॉप निकाली। बात तो सही है, पर अब जब भाई का फोन चेक हो गया है तो डेपेंग भाई, तुम्हारा भी नंबर आएगा। मैंने डेपेंग को घूरते हुए कहा, क्या शिकारी खुद का शिकार नहीं बन सकता? दिखा अपना फोन। कोको की आंखें चमक उठी, उसे बात समझ आ गई थी। फोन दीजिए डेपेंग भाई। डेपेंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपना फोन जोर से जेब में दबा लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी प्राइवेसी छीन रहे हो। पर मैंने उसे दबोच लिया और कोको ने फुर्ती से फोन छीन लिया। 3 मिनट बाद मैं और कोको स्क्रीन को घूर रहे थे। कमरे में सन्नाटा छा गया था। डेपेंग के फोन में मुझे फंसाने का कोई सबूत तो नहीं था, पर जो कुछ था वो इतना धमाकेदार था कि एडिसन और टेस्ला भी शर्मा जाए। कोको ने एक ठंडी आह भरी और फोन डेपेंग की तरफ ऐसे उछाल दिया जैसे उसने किसी गंदी चीज को छू लिया हो। डेपेंग अपना फोन सीने से लगाए ऐसे बैठा था जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। भाई, तेरी मदद करने के चक्कर में मेरी इज्जत का कचरा हो गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। तेरे कर्म ही ऐसे थे भाई, जो बोया है वही काटेगा। जब यह पक्का हो गया कि डेपेंग ने मुझे धोखा नहीं दिया है, तो कोको हमें अपनी वैन के पास ले गई। बाहर से तो वो एक मामूली गाड़ी लग रही थी, पर अंदर कदम रखते ही मेरे होश उड़ गए। चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, डेटा की भागती हुई लाइनें और नीली रोशनी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मैट्रिक्स फिल्म के अंदर आ गया हूं। मैंने धीरे से डेपेंग से पूछा, अबे, ये इतनी धाकड़ लड़की तुझे मिली कहां से? डेपेंग ने फुसफुसाकर कहा, गेम खेलते हुए मिली थी। वो मेरी गॉड मदर है, तेरी ऐसी की तैसी। मैंने उसे घूर कर देखा। अचानक कोको की स्क्रीन पर भागता हुआ डेटा एक जगह रुक गया। फिर सारी स्क्रीन्स एक साथ झपकी और एक पांडा स्क्रीन पर उछल कर आ गया। वो पांडा जो अगरबत्ती जलाकर बैठा था। मैं और डेपेंग सन्न रह गए। कोको का चेहरा सफेद पड़ गया। सत्यानाश, ये तो पांडा बर्निंग इंसेंस मैक्स है। दुश्मन ने मुझे रिवर्स ट्रैक कर लिया है। क्या? मेरे सारे डिवाइस में वायरस घुस गया है। वो चिल्लाई और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर, कोको के कीबोर्ड पर उंगलियां बिजली की तरह चल रही थी। पर स्क्रीन पर अगरबत्ती जलाने वाले वो पांडा बढ़ते ही जा रहे थे। दुश्मन मेरी सारी फाइल्स और डेटा चोरी कर रहा था। डेपेन चिल्लाया, अबे, तूने तो कहा था तू बहुत बड़ी उस्ताद है, अब क्या हुआ? कोको ने बेबसी से उस हंसते हुए पांडा को देखा। दुश्मन उस्तादों का भी उस्ताद है, मैं कुछ नहीं कर पा रही। फिर कोको ने बड़ी गंभीरता से मेरी तरफ देखा। भाई, तूने आखिर किस शैतान से पंगा लिया है? मुझे तो लगता है सिर्फ तुम्हारा फोन ही नहीं, तुम्हारी कार, लैपटॉप और तुम्हारे आसपास की हर इलेक्ट्रॉनिक चीज हैक हो चुकी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, मुझे डर था सुया सीनियर का। अगर दुश्मन मुझ पर हमला कर रहा है तो सीनियर भी खतरे में होंगी। मुझे घर जाना होगा, मैंने चिल्लाकर कहा और पागलों की तरह घर की तरफ भागा। सीनियर, प्लीज, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। डैपिंग भी भागने ही वाला था कि कोको ने उसका हाथ दबोच लिया। तू कहीं नहीं जाएगा, तेरी मदद के चक्कर में मेरा सारा डेटा उड़ गया। अब बोल, इसका हर्जाना कौन भरेगा? घर पहुंचकर मैंने हांफते हुए सारी कहानी सीनियर को सुनाई। मेरा गला सूख गया था, पर वो बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने मेरा फोन उठाया, उसे ऊपर नीचे से देखा और फिर अपनी ठंडी नजरें मुझ पर टिका दी। तो तो क्या ये सब नाटक तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें एक नया फोन चाहिए? अरे नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो हैकर, वो उस्तादों की भी उस्ताद थी, तुम्हें अंदाजा नहीं है? सूया सीनियर ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सीधा पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस बहुत जल्दी आ गई और अपने साथ एक साइबर एक्सपर्ट भी लाई थी। उन्होंने मेरा फोन, लैपटॉप, कार का कैमरा सब कुछ बारीकी से चेक किया। और नतीजा? सर, कुछ बिल्कुल साफ है, आपके डिवाइस में कोई वायरस या ट्रैकर नहीं है। मैं सन्न रह गया। अगर सब कुछ ठीक था
तो कोको के साथ वो सब क्या था? उसने मेरी और डेपेंग की आंखों के सामने हमारे फोन हैक किए थे और उसने मुझसे 1 रुपया तक नहीं लिया। आखिर उसका मकसद क्या था? वापसी के रास्ते में सीनियर ने मेरा हाथ थामा हुआ था। उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत और ठंडी थी। अचन, अब डेपेंग के साथ ये सब फालतू की चीजें बंद करो। अपने काम पर ध्यान दो और हर वक्त शक करना छोड़ दो। मैंने बस सिर हिला दिया, पर मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी। और फिर वही पुरानी बीमारी फिर से शुरू हो गई। पहले चमेली की चाय पीकर नींद आती थी और अब उस दूध से भी वही हो रहा था। हर रात वो गर्म दूध गले से नीचे उतरते ही मेरी पलकें लोहे की तरह भारी हो जाती थी। सपनों में सू या सीनियर सेनपाई बिल्कुल बदल जाती थी। पागलपन की हद तक बेताब। उनकी वो वाइट मूनलाइट वाली मासूमियत धुंधली पड़ जाती थी। और फिर से मेरी जर्सी और वो बॉक्सर्स गायब होने लगे। 2 दिन बाद वो अचानक किसी अजीब जगह मिल जाते। बेड की दराज में, सोफे के कोनों में या बालकनी के किसी पुराने बक्से में। घर में हमारे अलावा कोई तीसरा नहीं था। तो ये सब कर कौन रहा था? एक शाम मैं फिर से डैपेंग और कोको से मिला, पर आज वो दोनों कुछ अलग ही रंग में थे। एक साथ एग टार्ट्स खा रहे थे, एक ही कप से मिल्क टी पी रहे थे। मैंने पूछा, ये सब क्या चल रहा है? डैपेंग ने जो बताया वो सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। उसने कहा कि वो दोनों अब साथ हैं और इसका श्रेय उसने कोको को दिया। वो पांडा वायरस जिसने कोको का सारा डेटा उड़ा दिया था, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए डैपेंग ने खुद को ही उसे सौंप दिया। कितना अजीब और बकवास मजाक था ये। खैर, मैंने अपनी वही पुरानी उलझन उन दोनों पागलों के सामने रखी। डैपेंग काफी देर तक खामोश रहा और फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे मेरी रूह कांप गई। अचन, क्या तूने कभी गौर किया है, बचपन से लेकर अब तक जो भी लड़की तेरे करीब आने की कोशिश करती है वो अचानक तेरी जिंदगी से गायब क्यों हो जाती है? मैं सन्न रह गया। प्राइमरी स्कूल की वो बेंच पार्टनर, हाई स्कूल की वो मॉनिटर, कॉलेज की वो जूनियर और अब ये इंटर्न लड़की। सिर्फ सू या सीनियर ही इकलौती ऐसी इंसान थी जो शुरू से आखिर तक साये की तरह मेरे साथ रही। डेपेंग और मैं बचपन से साथ पले बड़े हैं। ये सारी बातें उसे भी पता थी, पर मुझे हमेशा यही लगा कि लड़कियों के मामले में मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी आवाज़ काँप रही थी। पर अगर मेरी किस्मत इतनी ही बुरी थी, तो फिर सूया जैसी हसीन लड़की ने मुझे कैसे चुना? कोको ने अपनी गहरी नज़रों से मुझे घूरा। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये सब कुदरती नहीं, बल्कि सोचा-समझा है? सोचा-समझा? हाँ, कोई है जो बचपन से तुम्हारी ज़िंदगी पर नज़र रखे हुए है और तुम्हारी ज़िंदगी से हर दूसरी लड़की को एक-एक करके मिटा रहा है। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। तुम्हारा मतलब सूया? जैसे ही ये नाम मेरे मुंह से निकला, मेरी पीठ में एक बर्फीली सिहरन दौड़ गई। ये नामुमकिन है। मेरा सिर चकराने लगा जैसे किसी ने पीछे से हथौड़ा मार दिया हो। सीनियर मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं। वो रोज सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाती हैं, रात को मसाज देती हैं, यहाँ तक कि मेरे पसीने से भीगे कपड़े और बॉक्सर्स भी अपने हाथों से धोती हैं। मैं पागलों की तरह अपनी ही बात को सही साबित करने में लग गया। और वैसे भी वो सिंघुआ की सबसे खूबसूरत लड़की थीं। उन्हें पाने वालों की लाइनें मीलों लंबी थीं। उन्हें ऐसे घटिया पैतरे आजमाने की जरूरत ही क्या है? मैंने जोर से अपना सर झटका, जैसे उस डरावने ख्याल को बाहर निकालना चाहता हूं। कोको ने अपनी आंखें सिकोड़ी। अचन भाई, क्या तुमने कभी यादेरे या बीइंग जियाओ के बारे में सुना है? मेरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। तुम्हारा मतलब वो लोग जो ऊपर से बेहद मासूम और फिक्रमंद दिखते हैं, पर असल में जो पीठ पीछे एक खतरनाक दीवानगी पालती है, जो अपने पार्टनर को घर में कैद करके रखना चाहती है और उसके आसपास की हर लड़की को बेरहमी से रास्ते से हटा देती है, वैसी यानदेरे? पर पर कोको, ये सब तो सिर्फ कहानियों और एनीमे में होता है। असल जिंदगी में ऐसा मुमकिन ही नहीं। कोको ने अपनी आवाज और धीमी कर दी। अचैन भाई, औरतों की छठी इंद्री बहुत तेज होती है और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उस दिन मेरा सारा डेटा उड़ाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी प्यारी बीवी थी। ये तो और भी नामुमकिन है। सूया को तो कोडिंग का क भी नहीं आता। वो हैकर कैसे हो सकती है? भाई, लगता है तुम अपनी बीवी को जरा भी नहीं जानते। सच जानना है तो आज रात वो चीज मत पीना जो वो तुम्हें पीने के लिए देंगी। सीनियर ने मेरे हाथ में दूध का गिलास थमाया। मैंने उसे लिया, थोड़ा फूंक मारकर ठंडा किया और धीरे धीरे पी गया। फिर मैंने बहाना बनाकर उन्हें किचन में कुछ साफ करने के लिए भेज दिया। मैं फौरन बाथरूम की तरफ भागा, अपनी उंगलियां गले में डाली और वो सारा दूध बाहर उगल दिया। कुल्ला किया, चेहरा पोंछा और आईने में खुद को देखा। मुझे पता था सीनियर बहुत चालाक है। अगर मैं दूध नहीं पीता तो वो समझ जाती, पर उगल देने के बाद वो मेरा पेट फाड़कर तो चेक नहीं करेंगी। बेडरूम में सीनियर हमेशा की तरह मुझे मसाज देने लगी। मैं तकिए पर सिर रखे अपनी सांसों को बहुत धीमा और लंबा कर रहा था, जैसे गहरी नींद में हूं। उनके वो कोमल हाथ मेरी कमर से लेकर कंधों तक घूम रहे थे। हस्बैंड, उन्होंने बहुत धीमी आवाज में पुकारा। मैं हिला तक नहीं। उन्होंने थोड़ी देर और मसाज की, फिर रुक गई। बेड का गद्दा थोड़ा दबा और फिर वापस अपनी जगह पर आ गया। वो बेड से उतर गई थी। मैंने अपनी पलकों के बीच की बारीक दरार से बाहर झांका। वो बेड के किनारे खड़ी थीं और नीचे झुककर मुझे देख रही थीं। कमरे में सिर्फ एक छोटा नाइट लैम्प जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उनके भाव साफ नहीं दिख रहे थे। अचानक वो हिली। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया।
वो नीचे झुकीं, अपना चेहरा मेरे कान के पास लाईं। उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। सो गए क्या, हस्बैंड? मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था, पर मैंने एक आह तक नहीं भरी। वो धीरे से हंसी। वो हंसी वैसी नहीं थी जो मैं रोज सुनता था। उसमें वो पुरानी मिठास और मासूमियत गायब थी। वो एक ऐसी हंसी थी जो सालों से दबा कर रखी गई थी और आज अचानक आजाद हो गई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी सांसें रोक ली थी। वो किसी नागिन की तरह मेरे पीछे रेंग रही थी। उनके बाल मेरी गर्दन को छू रहे थे। उन्होंने अपना चेहरा मेरे कान के पास लाया। उनकी आवाज बहुत ही नशीली और डरावनी थी। वो इंटर्न लड़की, वो अब कभी वापस नहीं आएगी अचन। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। हस्बैंड, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। उन्होंने मेरे कान के निचले हिस्से ईयर लोब को धीरे से काटा। उनकी आवाज में ऐसी जिद थी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। पर अजीब बात यह थी कि मुझे डर के साथ साथ एक अजीब सा रोमांच भी महसूस हो रहा था। जो भी लड़की तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगी, मैं उसे मिटा दूंगी। वो उठकर बैठ गईं और अपनी उंगलियां मेरे बालों में फंसा दी। उन्होंने मेरा सिर थोड़ा पीछे की तरफ खींचा, जिससे मेरा चेहरा ऊपर की ओर हो गया। तुम्हें पता है, उनकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी चमक थी। सोते हुए तुम सबसे ज्यादा प्यारे लगते हो, और उस वक्त तुम सिर्फ मेरे होते हो। वो फिर से हंसी। उनका पूरा शरीर उस हंसी से कांप रहा था। फिर वो मेरे सीने पर सिर रखकर लेट गईं, जैसे कोई शिकारी अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। हस्बैंड, मेरे प्यारे हस्बैंड, तुम हमेशा के लिए सिर्फ मेरे हो। उनकी आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई और अंत में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज बची थी। पर मैंने हिलने की हिम्मत नहीं की। मेरा दिल जैसे गले तक आ गया था। वो सारे सपने, वो सपने नहीं थे, वो हकीकत थी। सीनियर वाकई एक यादें थी। रात काफी बीत चुकी थी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक सोने का नाटक करता रहा, पर तभी मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे ऊपर से उठी हैं। मेरे दोनों हाथों को खींचकर बेड के ऊपरी हिस्से की तरफ ले जाया गया और फिर अंधेरे में एक आवाज गूंजी। क्लिक। लोहे की ठंडी जंजीरों के टकराने की आवाज। लोहे की वो ठंडी छुअन मेरी कलाई से टकराई। मैं सन्न रह गया। हथकड़ी। मेरा दिमाग चकराने लगा। अबे, मैं तो बेहोश था, फिर मुझे बांधने की क्या जरूरत थी? तभी मेरे कान के पास सुया सीनियर की आवाज गूंजी, बिल्कुल हल्की, जैसे कोई पंख छूकर निकल गया हो। हस्बैंड, मुझे पता है कि तुम जागे हुए हो। मेरा पूरा शरीर पत्थर का हो गया। अब नाटक बंद करो। वो नीचे झुकी। उनका चेहरा मेरी आंखों के बिल्कुल सामने था। अंधेरे में उनकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थी। आज तुम वैसे नहीं थे जैसे रोज होते हो। तुम्हारी सांसों की रफ्तार, तुम्हारी मांसपेशियों की ये जकड़न, सब कुछ अलग था। मैंने अपनी आंखें खोली और एक फीकी मुस्कान के साथ उनकी नजरों में झांका। मैं जानता था, मैं सीनियर से कुछ नहीं छुपा सकता। वो मेरे ऊपर बैठ गई और ऊंचाई से मुझे देखने लगी। उनके होठों पर एक मुस्कान थी, पर उनकी आंखों में कुछ गहरा और डरावना उबल रहा था। तुम अक्सर मुझसे पूछते थे ना कि मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों है। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियां मेरी भौहों को सहलाने लगी। जब मैं 8 साल की थी, स्कूल के पिछले दरवाजे पर कुछ लड़कों ने मुझे घेर लिया था। वो मेरा बस्ता छीन रहे थे, मेरी चोटियां खींच रहे थे। मैं जमीन पर बैठकर रो रही थी। कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। उनकी उंगलियां मेरी आंखों के कोने पर रुक गईं। तब तुम दौड़ते हुए आए थे और मुझे अपने पीछे छुपा लिया था। उस वक्त तुम सिर्फ 5 साल के थे। तुम उनसे लड़ नहीं सकते थे, वो तुमसे कहीं बड़े थे। उन्होंने तुम्हें धक्का देकर गिराया, तुम फिर खड़े हुए। उन्होंने फिर गिराया, तुम फिर खड़े हुए। तुम्हारा पूरा शरीर खून से लथपथ था, पर तुम पीछे नहीं हटे। तुम्हारी उस जान देने वाली जिद ने उन लड़कों को डराकर भगा दिया था। वो हंसी। उनकी उस हंसी में एक ऐसी दीवानगी थी जो रूह को कपा दे। उसकी आंखें लाल थी, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली थी कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो चाहे मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, मैं तुम्हें पाकर रहूंगी। प्राइमरी स्कूल की वो तुम्हारी क्लासमेट जो हमेशा तुमसे टॉफी मांगती थी, मैंने उससे कह दिया था कि जो टॉफियां तुम उसे देते हो वो तुमने कचरे के डिब्बे से उठाई हैं। हाई स्कूल की वो क्लास मॉनिटर, उसका दिया हुआ लव लेटर मैंने दूसरे सेक्शन के गुंडों को थमा दिया था। उसने कि तुम्हें मेरा ये रूप देखना पड़ा। उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में ना कोई झिझक थी, ना कोई शर्मिंदगी, जैसे वो बस एक हकीकत बयां कर रही हो। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी और मुझे चुप करा दिया। मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ, तुम्हारी बातें सुनती हूँ, तुम्हारी हर प्राइवेट चीज पर मेरी नजर है। तुम्हारे आसपास मौजूद हर एक लड़की के बारे में मुझे सब पता है। क्या तुम्हें मेरा ये रूप देखकर घृणा नहीं होती? क्या तुम्हें मैं डरावनी और घिनौनी नहीं लगती? क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? सुया की आवाज कांपने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मुझे पता है कि मैं नॉर्मल नहीं हूं, पर मैं खुद को रोक नहीं पाती। जानू, मैं वाकई खुद पर काबू नहीं रख पाती। जब भी मैं तुम्हें किसी और लड़की से बात करते देखती हूं तो मेरा दम घुटने लगता है। जब भी कोई तुम्हारा नाम पुकारता है तो मेरा मन करता है कि मैं उसका मुंह सी दूं। मेरा मन करता है कि तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूं, जहां तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे रहो। सत्तरा, क्या तुम क्या तुम मुझसे वाकई नफरत करते हो? उसका एक आंसू टपका और सीधे मेरे चेहरे पर गिरा। वो बुरी तरह कांपते हुए रो रही थी, पर फिर भी उसकी नजरें मेरी आंखों पर जमी थीं, जैसे वो मेरा हर एक भाव अपनी रूह में उतार लेना चाहती हो। मैंने उसे देखा।
उसका रोता हुआ चेहरा, वो सुर्ख लाल आंखें और उसका वो पागलपन से भरा लेकिन बेहद नाजुक अंदाज। मेरा दिल उसे देखकर भर आया। मुझे उस पर बहुत तरस आया। सोया, शुक्रिया कि तुमने मेरे सामने अपना असली चेहरा दिखाया। मैंने बहुत ही कोमलता से कहा, मुझे लगता है कि तुम इस रूप में जरा भी बुरी नहीं लग रही हो, बल्कि तुम अब मुझे और भी ज्यादा पसंद आने लगी हो। मेरा मन हुआ कि मैं अपने हाथों से उसके गालों को थाम लूं और उसके सारे आंसू पोंछ दूं। मेरे हाथ बेड के सिरहाने से बंधे थे। मैं चाहकर भी उसे छू नहीं पा रहा था। वो बुरी तरह कांप रही थी, जैसे उसे मेरी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा ना हो। जानू, तुम झूठ बोल रहे हो। ये सब बस मुझे बहलाने के लिए है। मुझे पता है, जैसे ही मैं ये हथकड़ियाँ खोलूंगी, तुम मुझे छोड़ दोगे। तुम मुझसे नफरत करोगे, मुझसे तलाक ले लोगे, है ना? ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए एक एक शब्द पर जोर दिया। मुझे तुम पसंद हो, चाहे वो मेरी मासूम व्हाइट मूनलाइट सीनियर हो या फिर ये पागल और सनकी सुया। मुझे तुम्हारा हर रूप पसंद है। सुया, तुम्हारी हर एक बात मेरी रूह में बस चुकी है। वो सुन्न पड़ गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा जवाब ऐसा होगा। तुम्हें तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर? किस बात का? कि तुम मुझे कैद कर लोगी? तुमने तो पहले ही मुझे कैद कर लिया है। कि तुम मेरे आसपास से सबको हटा दोगी। हटा दो, मेरे लिए बस तुम अकेली ही काफी हो। सोया, अब और कुछ मत कहो। बस मुझे किस करो। तुम्हारा ये पागलपन, मुझे इससे